हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिफेंस गुरु। आज मैं आपके पास सितंबर महीने का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। चूँकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम नियर बाई है, यानी शेड्यूल्ड हुआ है अक्टूबर में, तो इसके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के चलते हमने कुछ ई बुक्स तैयार किए हैं और आने वाले समय में इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल से बस आप अपडेटेड रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको इसके बारे में बहुत सारा जानकारी मिलती रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हुई द करेंट CEO ऑफ NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं NHA आखिर होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बदला हुआ नाम है नेशनल हेल्थ एजेंसी का। आपको पता होना चाहिए ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कब बदला गया था। ये बदला गया था 2019 में 2 फरवरी को बदला गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार SSC में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज द करेंट CEO ऑफ NHA। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर इंदु प्रसाद। कौन होंगे? डॉक्टर इंदु प्रसाद। याद कर लीजिएगा, हु इज द करेंट CEO ऑफ NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कौन है? डॉक्टर इंदु प्रसाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो कुछ दिन पहले ही भारत में बहुत ज़ोर शोर से बनाया गया है वर्ल्ड राइनो डे। चूँकि आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वन हॉर्न राइनो, यानी कि वो दरियाई घोड़ा जिसके माथे पर बस एक ही सींग होता है, उसका सबसे बड़ा होम है, मतलब उसका सबसे बड़ा घर भारत ही है। और ये भारत के 3 स्टेट आसाम, बंगाल, पश्चिम बंगाल और यूपी में पाए जाते हैं। तो आप ये भी याद कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि दरियाई घोड़े यानी कि वन हॉर्न राइनो ये पूरी दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया में बस भारत में ही पाए जाते हैं, भारत बांग्लादेश में पाए जाते हैं, यानी कुल मिला के ये साउथ एशिया में ही मिलते हैं। तो वर्ल्ड राइनो डे हमारा मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, याद कीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको राइनो डे के बारे में मैं कुछ और अपडेट देना चाहता हूँ। ये मनाया गया था कब? 22 सितंबर को। और इस दिन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने कुछ स्कीम लागू किए थे वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए, सिंगल हॉर्न राइनो को बचाने के लिए। तो पूरे भारत में अब मात्र 3000 वन हॉर्न राइनो बचे हुए हैं। तो इसके लिए इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडियन वन हॉर्न राइनो। याद कीजिएगा क्या नाम है? याद कीजिएगा, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडियन वन हॉर्न राइनो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा नंबर, 13th एडिशन ऑफ हीरो। यहाँ पे गलती हो गया है, एरर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे AERO कर लीजिएगा, H की जगह A कर लीजिएगा। 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 इज शेड्यूल्ड इन विच सिटी। ये एरो इंडिया एरो इंडिया का 21वां वर्जन भारत के किस सिटी में शेड्यूल्ड हुआ है? तो सबसे पहले जान लेते हैं एरो इंडिया ये है क्या। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, यानी कह सकते हैं पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। आपने पिछली बार आपने 2019 में ये हुआ था, 2019 नहीं, हाँ, आपको ये एरो इंडिया 21 ये शेड्यूल्ड हुआ है बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में शेड्यूल्ड हुआ है। कहाँ शेड्यूल्ड हुआ है? बेंगलुरु में शेड्यूल्ड, माफ़ कीजिएगा, ये बेंगलुरु में शेड्यूल्ड हुआ है। कहाँ शेड्यूल्ड हुआ है? बेंगलुरु में। याद कीजिएगा, ये बेंगलुरु में शेड्यूल्ड हुआ है। और ये पिछली बार पणजी में हुआ था, 2019 में ये पणजी में हुआ था। और मैं बताना चाहता हूँ, एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है। यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ आते हैं, बहुत सारे कंपनी अपने जहाज़ को लाते हैं और लाने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि मेरा जहाज़ कितना बढ़िया है, मेरा एरोप्लेन कितना बढ़िया है, और यहाँ पे इसका ये शो होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 11th एडिशन ऑफ बाइनियल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी, इसको कहा जाता है इंदिरा नेवी, वाज कंडक्टेड ऑन विच डे। ये कब कंडक्ट किया गया था? आपको मैं इसके बारे में अपडेट कर देता हूँ।
ये इंडियन और रशियन नेवी के द्वारा ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था, ये नियर बांग्लादेश में हुआ था, नियर बे ऑफ बंगाल, ये नियर बांग्लादेश के पास हुआ था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, चूँकि हम मानते हैं ये इंडो पैसिफिक टर्म आया है, और आपने सुना होगा एशिया पैसिफिक, 2 टर्म है। तो आप याद कीजिएगा, इंडो पैसिफिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका इंडो पैसिफिक टर्म यूज करता है। क्योंकि आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया एक अपने आप में एक सेमी कॉन्टिनेंट है, आपको दिखेगा एक सेमी कॉन्टिनेंट टाइप का। तो इस तरह से, इसी कारण से यूएस जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप है उसको इंडो पैसिफिक कहता है, लेकिन रसिया ऐसा नहीं कहता है, रसिया इसे एशिया पैसिफिक कहता है। तो चलिए, ये सब बात की बात है। तो हमारे पास ये है कब ये हुआ है, कब कंडक्ट हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 4 से 5 सितंबर के बीच हुआ था। ये 11th एडिशन ऑफ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आपको पता है अभी कोविड-19 के कारण ये चाइना का एग्रेशन है, चाइना के एग्रेशन के कारण साउथ चाइना सी में भी बहुत साउथ चाइना सी में चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है ताइवान पे, और इधर लैंड पे भारत की ओर अपना एग्रेशन दिखा रहा है। तो इसके कारण से इंडिया और रशियन नेवी का एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, बहुत दिन से, बहुत सालों से ये चला रहा है, ताकि वो उस रीजन में फ्री ट्रेड रहे, ट्रेड का एक बैलेंस बना रहे, ताकि कोई कंट्री वहाँ पे दादागिरी ना करे, चाइना दादागिरी ना करे। तो इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज किया जाता है दोनों नेवी के बीच में। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट परपोज टू बिल्ड इंडियाज बिगेस्ट फिल्म सिटी, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। ये कह रहा है क्वेश्चन कि यूपी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही प्रपोज किया है इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने वाले हैं। चूँकि आपको पता होगा बॉलीवुड में किस तरीके से खेल चल रहा है, ड्रग्स का, सुशांत सिंह राजपूत के केस का। तो इसके कारण यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए बताया है कि वो एक बहुत ही बड़ा फिल्म सिटी बनाने वाले हैं। तो ये किस सिटी में कंस्ट्रक्ट होने वाला है? ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है नोएडा में। याद कीजिएगा, कहाँ? नोएडा में। कहाँ होने वाला है? ये नोएडा में होने वाला है, ये होगा नोएडा में। तो इसके बारे में और मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये बताया जा रहा है कि ये सिटी जो होगा वो यमुना एक्सप्रेस वे के नज़दीक बनाया जाएगा, और यमुना एक्सप्रेस वे ये नोएडा के यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 16 में बनने वाला है। याद कीजिएगा, कहाँ बनने वाला है? नोएडा के यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 16 में, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीनेशनल गेमिंग स्टोर्स वगैरह बहुत सारे चीज़ को बनाया जाएगा, बहुत सारे चीज़ को वहाँ पे बनाने वाला है। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए 6ठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ है सक्सेसफुली टेस्टेड HSTV फ्रॉम विच स्टेट कोस्ट ऑफ इंडिया। कहता है कि डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले ही एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। वो भारत के किस स्टेट कोस्ट से, यानी कि भारत के किस राज्य के तटीय क्षेत्र से ये प्रक्षेपण किया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रक्षेपण किया गया था उड़ीसा से। कहाँ से किया गया था? उड़ीसा से। याद कीजिएगा, उड़ीसा। कहाँ से? उड़ीसा से। इसके बारे में आपको मैं और कुछ अपडेट कर देता हूँ। ये HSTV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल आखिर होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, HSTV जो होता है एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसका स्पीड होता है साउंड के मैक 6 इसको बोलते हैं। साउंड के स्पीड से 6 गुना तेज। साउंड के स्पीड से 6 गुना तेज। कहने का मतलब, ये जो इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का जो स्पीड होगा, साउंड के स्पीड से भी 6 गुना तेज ये चलेगा। तो ये रहा हमारा 6ठा क्वेश्चन। और हाँ, ये आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। इससे पहले रसिया, अमेरिका और चाइना इस HSTV का सफल प्रक्षेपण कर चुके हैं। तो ये रहा 6ठा क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर। बीच विलेज पास्ड बाय राज्यसभा टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। 7वां क्वेश्चन रहा। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में एक नया बिल पास हुआ था ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे बचाया जाए। जैसे कि आप बहुत बार आप फैमिलियर होंगे, देखे होंगे कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स किसी का कोई परिजन मर गया, किसी फैमिली का कोई फैमिली मैन मर गया, तो फैमिली मैन मरने के बाद उसके परिजन जो क्या करते हैं, डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं। तो इसके लिए राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है
जिसका नाम है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020। और ये देखिए, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020, इसको इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही जब तबलीगी जमात का जो केस हुआ था, जो सबने कहा था कि कोरोना वायरस का जो केस जब बढ़ रहा था, तो तबलीगी जमात के लोग थे, वो जब हेल्थ वर्कर्स जाते थे तो उन लोग को वो टेस्ट करने नहीं दे रहे थे। तो इसलिए बहुत जगह ऐसा हुआ था, बहुत जगह भोपाल में भी हुआ था, आपने देखा होगा भोपाल में, इंदौर में हुआ था कि हेल्थ वर्कर टेस्ट करने के लिए गए थे, उन्हें टेस्ट नहीं करने दिया था और उन पे पत्थर वगैरह मारा गया था। तो इसलिए उनके राइट को बचाने के लिए ये एक बिल लाया गया है, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम है क्या है, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल। याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8वां क्वेश्चन, इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली लॉन्च हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट। ये कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट। याद कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्कीम है? हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट। और ये लॉन्च किया गया है कौन से स्टेट में? भारत के बिहार स्टेट में लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू बिहार के 25,000 से 26,000 जो गांव है उसको हाई इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो एक लक्ष्य रखा गया है। इसका जो खर्च आने वाला है 1,000 करोड़ का खर्च आने वाला है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये बिहार के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, यह रहा हमारा क्वेश्चन। ये भी एसएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एसएससी बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 9वां, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आप लोग को शायद पता होगा कि जापान में कुछ दिन पहले ही उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है शिंजो आबे, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जापान के करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। जापान के करेंट प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैं। कौन है? योशिहिदे सुगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, एसएससी के लिए, एयरफोर्स के लिए, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद कीजिएगा, करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? योशिहिदे सुगा। कुछ दिन पहले ही शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया था अपने हेल्थ कारणों के कारण। तो चलिए 10वां क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, Which South Asian country has recently signed a framework for defense and security relationship with US? तो ये कौन सा साउथ एशिया कंट्री है, दक्षिण एशियाई कौन सा देश है जिसने यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ अपना सिक्योरिटी और डिफेंस डील साइन किया है, यानी सुरक्षा, उस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा मुहैया देगा उसको। तो हमारे पास इसका आंसर है कौन? ए है श्रीलंका, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है मालदीव्स। तो कौन सा एशियाई देश है? ये एशियाई देश मालदीव्स है। कौन है? ये मालदीव्स है। याद कीजिएगा, ये मालदीव्स है। आपको पता होगा चाइना का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो चाइना को टैकल करने के लिए कुछ भी कर रहा है। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से चाइना को घेरना चाह रहा है, क्योंकि चाइना बहुत सारे देश पे अपना हक जता रहा है। उसका जो विस्तारवादी नीति के कारण वहाँ पे बहुत सारे देशों को तंग कर रहा है, जैसे ताइवान हो गया, भारत को तंग कर रहा है। और चाइना इनडायरेक्टली यानी कि चाइना मालदीव्स को लोन दे रहा है, फॉल्स लोन दे के उसको कर्ज में फंसाना चाह रहा है। इसलिए मालदीव्स ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने डिफेंस डील को साइन किया। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इसका एक और रीज़न है। आपको शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले नहीं, 1980 और 90 के बीच में, डेट हमको कंफर्म याद नहीं है, उस समय मालदीव्स पे श्रीलंका के कुछ लिट्टे जो संगठन, आपको पता होगा लिट्टे जो आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, उसने मालदीव्स पे हमला कर दिया था। और मालदीव्स से उसका जो करेंट जो क्या थे उस समय, करेंट जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सत्ता बदलने के लिए वहाँ पे इन लोगों ने हमला किया था। मालदीव बहुत ही छोटा देश है। तो इस तरीके के हमलों से बचने के लिए यूएस से उन्होंने ये सिक्योरिटी रिलेशनशिप साइन किया है। तो आप सोच रहे हो कि ये यूएस बहुत दूर है, यहाँ पे मालदीव्स का क्या मदद करेगा। तो आपको बता देता हूँ कि भारत से मालदीव्स का दूरी लगभग 1,000 किलोमीटर है, और यूएस का ये एक टेरिटरी है। कहने का मतलब यूएस, मालदीव से यूएस का एक टेरिटरी जिसका नाम है सैन डिएगो, उसका डिस्टेंस है मात्र 3,000 किलोमीटर।
तो वहाँ पे डिएगो गार्सिया है, वहाँ पे यूएस अपना बेस है, यूएस का वहाँ पे एयर बेस है। तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मालदीव्स की मदद करता है। तो हमारे वीडियो में आने के लिए हमारे पास ये आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।